राजेश मेहता, यह एक ऐसा नाम है जो आज देश की हेडलाइन बना हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार राजेश मेहता है कौन और कैसे राजेश मेहता ने किया 15 लाख करोड़ का घोटाला। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि आखिरकार राजेश मेहता है कौन। राजेश मेहता एक आम आदमी और आम निवेशक की नज़रिए से राजेश एक्सपोर्ट की गड़बड़ी हैरान करती है। यह बात हजम नहीं हो रही है कि 3000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाली कंपनी 15 लाख करोड़ रुपए का हेर फेर कैसे कर सकती है। सवाल ये भी है कि 15 लाख करोड़ रुपए इतनी बड़ी रकम है कि जो भारत के कुल सालाना एक्सपोर्ट के करीब 20% के बराबर है। तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल बाजार नियामक यानी कि सेबी ने जून 2026 में कंपनी और उसके सीएमडी राजेश मेहता पर जो अंतरिम आदेश जारी किया, उसे बारीकी से देखने पर समझ आता है कि यह खेल असल में क्या है। ये कोई बैंक से पैसा लेकर भागने वाली गड़बड़ी नहीं है, बल्कि अकाउंटिंग फ्रॉड, जैसे कि कारोबार में हेराफेरी। आइए आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि राजेश मेहता कैसे वर्षों तक इस खेल को अंजाम देता रहा और बेखौफ होकर। गुरुवार को राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड का मार्केट 3090 करोड़ रुपए है। शेयर में 5% का लोअर सर्किट भी लगा है। करीब 3000 करोड़ रुपए की कंपनी राजेश एक्सपोर्ट्स मुख्य रूप से सोने की रिफाइनिंग और ज्वेलरी का बिजनेस करती है। सोने का व्यापार यानी कि सोने के बिजनेस में मार्जिन बहुत कम यानी कि 0.5% से 1% तक का होता है, लेकिन इसका टर्नओवर बहुत भारी भरकम होता है। राजेश एक्सपोर्ट कंपनी ने दस्तावेजों में हर साल 2 लाख राजेश एक्सपोर्ट कंपनी ने दस्तावेजों में हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपए से 3 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस यानी कि सेल दिखा रही थी। लेकिन सेबी ने अपनी जांच में पाया कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2021 से वित्त वर्ष 2025 यानी कि लगभग 5 सालों के दौरान अपनी वित्तीय रिपोर्ट में भारी गड़बड़ी की है। अब समझने वाली बात यह है कि यह 15 लाख करोड़ रुपए कोई एक झटके में गायब की गई नकदी नहीं है। यह पिछले 5 साल में दिखाए गए कुल अर्जित राजस्व का लगभग 99.8% हिस्सा है, जिसे सेबी ने अपनी जांच के बाद फर्जी और भ्रामक करार दिया। जांच में यह भी पाया गया कि ये आंकड़े केवल कागजों पर बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। आसान भाषा में पिछले 5 साल में आपको बताएं तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने जो कि 15 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिक्री दिखाई, वह सिर्फ कागजों पर थी, असल में तो कुछ हुआ ही नहीं। सेबी और फॉरेंसिक ऑडिटर की जांच के मुताबिक राजेश एक्सपोर्ट ने इस भ्रामक आंकड़े को तैयार करने के लिए मुख्य रूप से ये वो तरीके अपनाए थे। तो चलिए आपको बताते हैं कि राजेश मेहता का पहला तरीका कौन सा था। विदेशी सेल और सब्सिडी कंपनियों का जाल बिछाया। दरअसल राजेश एक्सपोर्ट की कई विदेशी कंपनियां हैं, जैसे कि सिंगापुर में REL सिंगापुर और स्विट्जरलैंड में बालकॉम्बी रिफाइनरी है। कंपनी ने यह दिखाया कि सारा बिजनेस और रेवेन्यू इन विदेशी कंपनियों के जरिए आ रहा है और अब जांच के बाद सेबी ने इन विदेशी कंपनियों के अकाउंट सिस्टम, बिल और ट्रांजैक्शन की डिटेल मांगी, तो कंपनी ने डेटा देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया, जिससे शक शुरू हो गया। तरीका नंबर 2, सोने के कारोबार में सर्कुलर ट्रेडिंग का बहुत आसान होता है। एक ही सोने की खेप या बिल को अपनी ही 4-5 डमी कंपनियों के बीच गोल गोल घुमा दिया जाता है और सेबी को इस पर शक है कि राजेश एक्सपोर्ट ने भी 97% से 99% रेवेन्यू इसी तरह हवा में बनाया था। तरीका नंबर 3, कंपनी ने 2023 में यह दावा किया कि उन्होंने अफ्रीका में सोने की खदानों में 1035 करोड़ रुपए का निवेश किया, लेकिन जब ऑडिट हुआ
तो ना तो राजेश एक्सपोर्ट के अकाउंट में और ना ही इसकी किसी सब्सिडरी के खातों में इस तरह का निवेश का कोई सुझाव है या निवेश का कोई भी वजूद कहीं पर दिखा ही नहीं। ऐसे में सवाल ये कि आखिरकार क्यों किया इस कंपनी ने इतना बड़ा घोटाला। राजेश एक्सपोर्ट ने अपनी बैलेंस शीट को इतना बड़ा और आकर्षण इसलिए दिखाया ताकि शेयर बाजार में निवेशकों, बैंकों, LIC जैसी बड़ी संस्थाओं को यह भरोसा दिलाया जा सके कि कंपनी का ऑपरेशनल स्केल बहुत बड़ा है। अब सेबी ने शिकंजा कस दिया है। कंपनी के प्रमोटर राजेश मेहता पर शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने की रोक लगा दी गई है। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्ट अथॉरिटी को कंपनी के ऑडिटर के खिलाफ कार्रवाई करने को भी कहा गया है, जिन्होंने इतने सालों तक 15 लाख करोड़ के भ्रामक आंकड़ों पर आंखें मूंद कर साइन किए। अब वहीं दूसरी ओर सेबी के आरोपों पर राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कि सभी आरोप बेबुनियाद हैं। कंपनी का कहना है कि सेबी का यह आदेश अंतरिम और सेबी ने अभी तक किसी मामले में भी कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला है। तो ऐसे में कंपनी ने यह दावा किया है कि उसके द्वारा घोषित किए गए रेवेन्यू के आंकड़े बिल्कुल सही है और टर्नओवर को बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाया गया है। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिरकार इस कंपनी ने इतना बड़ा मायाजाल कैसे फैलाया। फिलहाल अब इस कंपनी पर नज़र सेबी की पड़ गई है और उम्मीद यही की जा रही है कि जैसे जैसे इस पूरे मामले को लेकर सेबी जांच करेगी, वैसे वैसे राजेश मेहता राजेश एक्सपोर्ट्स को लेकर कई महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़। एक शेयर होल्डर ने ईमेल भेजी, शिकायत की 2024 मार्च में। शिकायत हो गई, लेकिन LIC पैसा लगाता रहा। क्यों लगाता रहा? क्योंकि 7 महीने माधवीपुरी बुच ने इस शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया। SEBI kept sitting on this complaint for 7 months. The complaint itself should have been a red flag enough for LIC to stop investing, to withdraw its investment from Rajesh Exports, but it did not happen. 2015 में राजेश एक्सपोर्ट ने 400 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करके वेलकैम्बी, एक सबसे बड़ी स्विट्जरलैंड की गोल्ड माइन खरीदी, रिफाइनरी खरीदी। इतना बड़ा पैसा कोई हिंदुस्तान की कंपनी लगा रही है, 400 मिलियन डॉलर स्विट्जरलैंड की एक गोल्ड रिफाइनरी खरीदने में। सेबी ने क्या इसको स्क्रूटिनाइज करना उचित नहीं समझा कि साहब ये पैसा कहां से आया है, कौन है इसके प्रमोटर्स? 400 मिलियन 2015 में, आज क्या कीमत होगी उसकी, आज डॉलर के हिसाब से आप देख लीजिए। और मार्च 23, 2022 में बड़ी रोचक बात बताता हूं आपको। ये कंपनी क्या है? राजेश एक्सपोर्ट गोल्ड और जेम्स प्रोसेसिंग करती है, रिफाइनरी करती है, जो भी रिफाइन करती है, जो भी करती है। इसका एनर्जी स्टोरेज सेक्टर से, बैटरी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन मार्च 23, 2022 को राजेश एक्सपोर्ट्स को 5 गीगावाट की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का काम मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज, हेवी इंडस्ट्रीज से मिला, 18,100 करोड़। ये क्या रिश्ता है राजेश एक्सपोर्ट का, राजेश भाई का, नरेंद्र भाई की सरकार से, कि इतना भारी काम? इनके खिलाफ 7 प्रतिद्वंदी थे, देवर 7 बिडर्स। वो 7 प्रतिद्वंदी, 7 बिडर्स एनर्जी स्टोरेज सेक्टर के थे। उनको नजरअंदाज कर दिया, उनको साइड में बैठा दिया, राजेश भाई को एक काम दे दिया जिनका काम सोने हीरे जवाहरात का काम है। उनको आपने बैटरी एनर्जी स्टोरेज का काम दे दिया। क्यों? क्या रिश्ता है ये? 2020-21 और 2024-25 के बीच में राजेश एक्सपोर्ट ने अपने कागजों पे दिखाया 15.15 लाख करोड़ का काम।
कोई रेड फ्लैग नहीं। 5 साल में 15,15,000 करोड़ का 15.15 लाख करोड़ का काम आपने दिखाया है। कोई रेड फ्लैग नहीं, कोई एजेंसी नहीं जागी। हम सबके पीछे ईडी लगाई होती है, कोई ईडी नहीं, सो रहे हैं। सर, राजेश एक्सपोर्ट को सेबी ने नोटिस दिया है, पूरे मार्केट में हड़कंप है, इतनी बड़ी कंपनी है, क्या पूरा मामला इसको कैसे देखता है मार्केट? और आप नहीं, सबसे पहले तो ये है कि ये काफ़ी सालों से कंपनी बिजनेस में है एक्सपोर्ट्स की, और गोल्ड रिफाइनिंग करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों ही करते हैं, और अच्छा एक्सपोर्ट्स था इनका जो फिगर्स देख रहे हैं हम। और काफ़ी स्टॉक मार्केट में भी वेल लिस्टेड कंपनी है, जो लोग सोचते थे कि इस शेयर में ट्रेडिंग करना चाहिए। अब ये जो सेबी की अचानक इंक्वायरी हुई है, तो कोई बेसिस पे हुई है, या तो उनके पार्टनर्स में कुछ झगड़ा होगा, या इनके कॉम्पिटिटर से कुछ होगा, तो कोई ने कुछ किया है। अब जो गोल्ड और डायमंड सिल्वर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है, इसका रियल वैल्यूएशन तो बहुत डिफिकल्ट होता है, और रियल चेक भी बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उस चेक में कहीं ना कहीं कुछ नुक्स है या कुछ हलचल थी, तब ये इंक्वायरी हुई। और मुझे लगता है कि सेबी की इंक्वायरी होने के बाद लेट द प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उसके तय तक जाना चाहिए, और सच क्या है वो पता करना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ है तो ये बड़ी अच्छी बात नहीं है इंडस्ट्री और ट्रेड के लिए। इससे एक सिग्नल अलग होता है, दूसरे एक्सपोर्टर को भी धक्का लगेगा, क्योंकि एक कंपनी में जब डाउट आता है, जिस तरह की कंपनी है ये, तो दूसरी कंपनियों में भी जो अगर सही काम भी हो रहा है तो उनकी तरफ भी नजर जाती है। और ये हो सकता है कि इन्होंने टर्नओवर और सेल ज्यादा दिखा के बोरिंग बढ़ा दी अपनी, बड़ा स्पेकुलेशन या मोर मैनिपुलेशन करके बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। जल्दी में जो भी आदमी बड़ा बनना चाहता है, जल्दी में जो करना चाहता है और गलत तरीके से, वो कुछ हद तक चलता है पर लंबी देर तक नहीं चलता है। तो मुझे ऐसी आशा है कि ये बात सच न हो, अगर होगी तो मार्केट और इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं है। सर, जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 2021 से 25 तक लगभग 4-5 सालों में उनकी जो इनकमिंग जो फाइनेंस दिखाया गया बाहर से, वो स्विट्जरलैंड की एक कंपनी से बहुत ज्यादा दिखाया गया, जबकि उस कंपनी का वहां पे भी उतना वैल्यूएशन नहीं है। तो क्या इस तरह का ट्रिक कोई लोन लेने के लिए, वैल्यूम बढ़ाने के लिए किस लिए किया जाता है? इस तरह का क्या फायदा होता है इतना? नहीं, वो बात सही है कि कुछ सेबी ने इन्वेस्टिगेशन किया है, और स्विट्जरलैंड की कंपनी जिन्होंने इनको फंड किया है, उनकी उतनी कैपेसिटी नहीं है या उतनी उसकी ताकत नहीं है, तो कहीं और से भी लेके उन्होंने किया होगा। ये नहीं है कि उसकी ताकत नहीं है तो दूसरे से नहीं। आज कई कंपनी जो प्रोजेक्ट लगाते हैं उनकी ताकत नहीं होती है, मगर फैमिली बोरोइंग होती है, फ्रेंड्स बोरोइंग होती है, ट्रेड इंडस्ट्री से बोरोइंग होती है, और इवन बैंक से बोरोइंग होती है, तो प्रोजेक्ट लग जाता है। कईयों को उम्मीद भी नहीं होती कि इतना अच्छा कर सकता है। तो हर चीज में डाउट करना अच्छा नहीं, मगर अगर ऐसा हुआ है तो गलत है। तो 21 से 24 तक बुक्स ऑफ अकाउंट और ट्रेल देख लेंगे गवर्नमेंट, पता लग जाएगा। जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है फेयर इन्वेस्टिगेशन करे। बाकी क्या है कि धंधे और ट्रेड में ये तो होता है, कोई बोलता है इसकी कभी इतना बड़ा धंधा कैसे कर रहेगा, ये तो हर एक के बारे में हर एक कोई बोलता है। कोई बोलता है अरे ये तो कुछ है ही नहीं, हम ये क्या धंधा कर रहा है। तो हर एक के बारे में ऐसा बोलना अच्छा नहीं, मगर इस केस में मैं नहीं बोल रहा, अभी तो इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे है, सेबी की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है। क्योंकि हम कई बार देखते हैं, इवन कई रेड्स होती है इनकम टैक्स की हो या ईडी की हो, कितने करोड़ों के कागज मिले, इतने करोड़ों के इवेजन मिला, और जब हम फाइनल स्टेज पे जाते हैं तो उसका 10% भी नहीं होता है। तो ये हमें देखना है कि हकीकत में कितना है और ये कितना सच है। अगर ये सच है तो गलत है, अच्छा नहीं है ये इंडस्ट्री और ट्रेड के लिए। और अगर गवर्नमेंट को पहले ही प्रेस और सब में इतना जो आ रहा है, वो एक बार लेट द इंक्वायरी बी ओवर, दूध का दूध पानी का पानी, पता लगेगा। सर, आखिरी सवाल कि जो शेयर बाजार में निवेशकों के लगभग 3,000 करोड़ डूबे हैं सर,
ऐसा बताया जा रहा है कि पहले 1000 से ऊपर तक के शेयर थे, अभी 100 के करीब आसपास आ गए। इसको कैसे देखते हैं जो निवेशक के नहीं, ये तो एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस तोड़ दिया आपने। तो इसके कारण ये कंपनी दूसरी कंपनियों पे भी असर होगा जो इस तरह के धंधे करती है, उनके शेयर भी टूटेंगे कि कई लोग बेचेंगे माल। तो जब पैनिक सेलिंग होता है ना, तो ऐसा ही होता है। ऐसे हमने कई कंपनियों का देखा है, फिर बढ़ जाता है। तो लेट अस वेट एंड वॉच, लेट अस वेट फॉर द फुल इंक्वायरी।